नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद। हमारी सभी महिला दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अब नारी के कई रूप होते हैं, चाहे वो माँ का रूप हो, बहन, बेटी का या फिर एक करियर वुमन का। और ये सारे ही रूप अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत यूनिक है। अब इनकी इसी विविधता, इसी खूबी को हमने शेयर बाजार से जोड़कर आपके लिए एक खास शो बनाने की कोशिश की है। आइए करते हैं शुरुआत हमारे विमेंस डे स्पेशल वेल्थ क्रिएशन फॉर वुमेन की। चलिए, तो हमारे इस खास शो में बहुत स्पेशल लोग जुड़े हैं और पहले मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ और फिर ये जो शो की थीम है उसे एक्सप्लेन करूंगी। तो आज हमारी पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ स्टूडियो में शामिल है। पूजा, आशीष, कुशल, जानवी भी आज हमारे साथ खास शो में जुड़ रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये आपको महिलाओं के हर रोल के बारे में बताएंगे, उनसे जुड़े स्टॉक्स के बारे में बताएंगे और उस पर खास जानकारी देने के लिए, आपको आगे का आउटलुक समझाने के लिए, फंडामेंटल्स की डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ मार्केट की दो जानी मानी महिला एक्सपर्ट्स हैं। आप आए दिन उन्हें जी बिजनेस पर, स्टॉक्स पर राय देते हुए सुनते हैं। प्लीज वेलकम हेम सिक्योरिटी से आस्था जैन जी हमारे साथ हैं और मोतीलाल ओसवाल से स्नेहा पोद्दार जी भी आज हमारे साथ इस खास शो का हिस्सा है। मैं फटाफट इससे पहले कि शो की शुरुआत करूं, आपको थीम बता देती हूँ। ये तो आप समझ ही गए हैं कि विमेंस डे स्पेशल है। अब जैसे हमने कहा अपने ओपनिंग में ही कि हम महिलाओं के कुछ जो रोल हैं उनको स्टॉक मार्केट से जोड़कर आपके लिए खास रिसर्च करके स्टॉक पिक करके लेकर आए हैं। क्यों हमने चूज किया है वो हमारी टीम बताएगी और उसके बाद उस पर आपको आगे राय देंगी हमारी ये दो महिला विशेषज्ञ। तो चलिए, जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊपर, सबसे सर्वोपरि रोल है उसके साथ करते हैं शुरुआत। और पूजा, आपके साथ शुरुआत करेंगे। तो बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो हम महिलाओं का देखते हैं वो कौन सा है और आपने क्या चूज किया? जी बिल्कुल, आपने बताई थी, आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो किसी की लाइफ में होता है, किसी महिला का, वो माँ का रूप होता है। और ये जो शो भी है हम डेडिकेट कर रहे हैं उनके रोल पर ही, तो जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं वो थोड़ा हम समझ के, और उसको आज हमने शेयर बाजार से जोड़ने की कोशिश की है और उससे से जुड़ा फिर स्टॉक भी आपके साथ में रखेंगे। देखिए, जो माँ का रोल होता है वो कैसा होता है, वो अनकंडीशनल एक प्यार का रोल होता है, प्रोटेक्शन देती है और साथ ही साथ वो ये भी चाहती है कि आपकी ग्रोथ भी हो लेकिन आपको नुकसान ना झेलना पड़े, वो आपके सलामती की, आपको कोई डाउनफॉल ना देखना पड़े, आपकी लाइफ में कोई दिक्कतें ना आए, वो उसकी भी वही कामना करती है। तो इसी तरह के कुछ स्टॉक्स हमने आपके लिए चुन के लाए हैं। तो ऐसा एक स्टॉक है HDFC बैंक और दूसरा स्टॉक है सिप्ला, क्योंकि ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बाजार में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव हो, ये जो दो शेयर्स हैं इन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता और पोर्टफोलियो को एक स्थिर रखने वाले, स्टेबल रखने वाले ये स्टॉक्स हैं। तो जो माँ का रोल है, उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इन दो स्टॉक्स से लिंक हो सकते हैं। चलिए, तो शेयर बाजार की दो माएँ आपने ढूंढ ली है यहाँ पे। HDFC बैंक कोरिलेशन आपने यहाँ पर निकाला है, लेकिन क्या हमारे एक्सपर्ट्स इससे इत्तेफाक रखते हैं और वाकई में क्या ये पोर्टफोलियो में जगह रखने लायक है या नहीं? तो आस्था जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले तो HDFC बैंक, क्या ये हमारे पोर्टफोलियो को, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पोर्टफोलियो को एक माँ जैसा प्रोटेक्शन, एक माँ जैसा प्यार दे सकते हैं? क्या राय बन रही है आपकी? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून नेहा और आपकी पूरी टीम को वेरी हैप्पी मदर्स डे एज वेल एज विमेंस डे, क्योंकि आपने मदर का नाम लिया तो आज मैं मदर्स डे बिल्कुल वैलिड, एब्सोल्युटली एक संबोधित करती हूँ। देखिए, बिल्कुल ये एक तरह से बिल्कुल एज अ मदर की तरह ही रहता है, क्योंकि HDFC बैंक की क्वालिटी क्या है? सबसे पहले तो देखिए एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है। दूसरी तरफ पूजा ने अभी ग्रोथ की भी बात की, तो जो इनकी लोन ग्रोथ है वो अब तक की स्ट्रॉन्ग है। और सबसे ज्यादा बात होती है कि हमारी लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आए, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। उसी तरफ से जिस तरह से स्टॉक मार्केट में अगर मैं 2015 से लेके अब तक के रिटर्न देखूं, तो इसने निफ्टी को भी आउटपेस किया है। तो इस स्टॉक का प्यार अपने इन्वेस्टर्स के प्रति कभी कम नहीं हुआ। जहां निफ्टी ने सिर्फ 11% का रिटर्न दिया, वहां इसने आउट परफॉर्म करके
14% का रिटर्न फ्रॉम 2015 टू 2024 दिया है। तो बिल्कुल एज़ मदर जिसे कह सकते हैं कि ये एक पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखता है, और इस मदर की खुद की जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो भी इतनी अच्छी रहती हैं कि वो बच्चों में आती है, और उसी तरह से एचडीएफसी बैंक के खुद के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो डेफिनिटली वो पोर्टफोलियो के फंडामेंटल्स को हमेशा मजबूत रखेंगे। हमारी तरफ से इस काउंटर पे खरीदारी करने की भी सलाह है। 1810 से 1880 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। समय सीमा 3 से 6 महीने रखी जा सकती है, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस अभी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। बिल्कुल। आस्था जी, एचडीएफसी बैंक पर तो आपने राय दे दी, लेकिन पूजा एक और स्टॉक लेकर आई है, सिप्ला। और एक माँ के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है उसके बच्चे की सेहत। तो जरा ये बताइए कि सिप्ला क्या माँ जैसी सेहत का ख्याल रख सकता है? अगर कोई ऊंच नीच मार्केट में होती है तो पोर्टफोलियो में रखने लायक है ये? जी बिल्कुल, देखिए जब भी हम फार्मा सेक्टर की बात करते हैं तो एक डिफेंसिव सेक्टर की बात करते हैं। तो जैसे एक मदर हमेशा डिफेंसिव हो जाती है, किसी भी तरह के कोई भी अगर हम कहते हैं कि बच्चों के लिए अगर मुसीबत आती है तो बिल्कुल आगे सामने खड़ी हो जाती है। तो उसी तरह से हमारे पोर्टफोलियो को एक डिफेंसिव अगर सेक्टर की ज़रूरत है तो वहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफ़ी डिफेंसिव तौर पे देखा जाता है। सबसे पहले तो डॉलर में जिस तरह की तेज़ी रहती है, तो ये जो सेक्टर है डेफिनिटली इसको फ़ायदा होता है। तो मुझे लगता है सिप्ला एकदम अच्छा कैंडिडेट है, उसी हिसाब से इसको भी पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। और हम इसके फंडामेंटल्स की भी बात करें तो अभी के जो नतीजे आए थे, यानी कि Q3 ऑफ FY25, वो नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे। तो सिप्ला भी हमें पसंद आता है, और ये दोनों काउंटर चलिए, तो एचडीएफसी बैंक और सिप्ला, ये दो स्टॉक्स हैं जिनके साथ हमने शो का श्री गणेश किया, और इनमें बिल्कुल माँ वाली क्वालिटीज हैं। और इसी कारण से हमारे एक्सपर्ट को भी लगता है कि आपको इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए, अगर आप बिल्कुल वैसी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, प्यार अपने पोर्टफोलियो के लिए चाहते हैं। लेकिन आइए अब एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल की तरफ बढ़ते हैं, और वो है एक बहन का रोल, सिस्टर का रोल। तो कुशल से हम जानते हैं कि कुशल ने क्या फाइंडिंग्स निकाली हैं और उससे जुड़े हुए स्टॉक्स कौन से हैं। बिल्कुल नेहा, आप देखिए ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इनफैक्ट किसी भी विमेन की लाइफ में। एंड प्राइमा फेसी आप देखेंगे तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट है। एक तो सिस्टर के लिहाज से या तो वो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है या फिर वर्स्ट एनिमी भी हो सकती है, और अलग अलग सिचुएशन ऐसा लग रहा है और अब वो सताए हुए लग रहे हैं। और ये बहुत सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कितनी सारी बातें ऐसी होती है जो आप पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते, अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये ऐसा होता है तो काफ़ी सारे सीक्रेट्स ऐसा हो सकता है कि वो पेरेंट्स को एट द बैक बताते हुए नजर आए। एग्जैक्टली तो ऐसे शेयर्स हैं, बट ऑफ कोर्स इसका मतलब यही है कि क्वालिटी जो है, भरोसा जो है, वो ज़रूर बहन पे हमेशा से बना रहता है। तो वो चीज़ इंटैक्ट है, बट उतार चढ़ाव भी यहाँ पर आपको स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। बट भरोसेमंद स्टॉक ज़रूर है। इसमें दो पिक्स जो है वो सामने दिख रहे हैं, एक तो ट्रेंट है और दूसरा है श्रीराम फाइनेंस। तो ये दो स्टॉक्स पर जो है व्यू पॉइंट देख सकते हैं हम। तो बहन के साथ जो एक नटखट सा रिलेशनशिप होता है, कभी दोस्त कभी दुश्मन वाला, लेकिन दे ऑलवेज हैव योर बैक। लेकिन क्या ये वो स्टॉक्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहे हैं? स्नेहा जी, अब इस पे मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, पहले ट्रेंड पर राय दीजिए। सबसे पहले सभी दर्शकों को और आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। एंड जैसा कि आपने कहा कि सिस्टर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, एंड वहीं पे जहाँ पे वो बेस्ट फ्रेंड का भी रोल प्ले कर सकती है और एनिमी का भी, बट एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे सबसे अच्छे वेल विशर्स होते हैं, एंड कभी भी वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ट्रेंड की वो क्वालिटी है कि उतार चढ़ाव जरूर ये स्टॉक आपको दिखा सकता है, बट पोर्टफोलियो में ये आपको एक कंपाउंडिंग का रोल ही प्ले करके देगा। तो ट्रेंड की फंडामेंटली अगर बात करें तो उसकी ज़ूडियो और वेस्ट साइड हमेशा से ग्रोथ को एक्सेलरेट किया है, एंड अभी जो न्यू इमर्जिंग कैटेगरीज है जैसे कि ब्यूटी और पर्सनल केयर, वहां से भी काफी है ना कहते पुश मिल रहा है ओवरऑल ग्रोथ को। प्लस कंपनी अपनी जो स्टार बाजार जो सेगमेंट अभी तक थोड़ा सा बैकफुट पे था, वहां पे भी कंपनी काफी अपनी नजर बनाई हुई है और उसको थोड़ा अग्रेसिवली एक्सपैंड करेगी। तो बहुत सारे लीवेज है ग्रोथ के लिए। कंपटीशन के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पे चला गया था, पर कंपनी अब नए स्ट्रैटेजी के साथ और एक नए रूप के साथ वापस से मार्केट में आएगी और ग्रोथ को यहाँ से नए मुकाम की तरफ लेके जाएगी। तो हमारा टारगेट प्राइस यहाँ पे 7350 का है।
तो अच्छा खासा अपसाइड है एंड फ्रॉम 1 ईयर पर्सपेक्टिव डेफिनेटली इसे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ओके, ये बात तो ट्रेंड की हो गई, लेकिन अब श्रीराम फाइनेंस, क्या आपको लगता है कि इसके साथ जो भी नोकझोंक हो, शरारतें हो, खट्टी मीठे पल हो, लेकिन इवेंचुअली भरोसा कर सकते हैं? क्या व्यू है श्रीराम फाइनेंस पे? जी, श्रीराम फाइनेंस वो, हाँ, आप जो कह रहे कि एक जो नटखट वाला रोल है श्रीराम फाइनेंस, एक्चुअली वो उस लाइन पे है। थोड़ा पेन यहाँ पे ज्यादा मिलता है बिकॉज रेगुलेटेड सेक्टर है, पर जो एनबीएफसी की जो क्वालिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी काफी अच्छी है एंड आप ओवरऑल अगर जो उनकी लोन बुक है उसकी भी क्वालिटी देखेंगे तो काफी बरकरार रहती है और वैल्यू अब अच्छा करेक्शन विटनेस करने के बाद बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे ये अवेलेबल है, तो डेफिनेटली इसे देखना चाहिए। गवर्नमेंट इनफैक्ट आरबीआई ने काफी स्टेप्स लिए, लिक्विडिटी बूस्ट किया है, जो रिस्क वेटेजेस है उसको रिड्यूस किया, तो एनबीएफसीज के लिए काफी दरवाजे अब खुल रहे हैं, तो एक लंबी मार के बाद अब एनबीएफसीज यहाँ से बढ़ने चाहिए एंड उसमें श्रीराम फाइनेंस बहुत अच्छा फिट बैठता है बिकॉज क्वालिटी वाइज ये वन ऑफ द बेस्ट एनबीएफसीज है, तो इसे रडार पे रख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये दो बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो आपको लगेगा शायद कि क्या ये हमें धोखा दे रहे हैं, लेकिन नहीं, आपके साथ थोड़ा सा हंसी ठिठोला जरूर होगा, लेकिन इवेंचुअली इसे आप पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, दे हैव गॉट योर बैक। अब एक और इंटरेस्टिंग रोल की तरफ बढ़ते हैं और वो है एक लाइफ पार्टनर का, एक पत्नी का रोल। तो हु एल्स बेटर देन आशीष टू हेल्प अस अंडरस्टैंड। तो जरा आशीष बताइए कि पत्नी वाले रोल में कौन सा स्टॉक है जो फिट बैठता दिख रहा है? बिल्कुल, थोड़ी सी क्वालिटीज बता देता हूँ, थोड़ा गूगल वगैरह आपको मालूम है क्वालिटी? नहीं पता है, इसके लिए एआई का चाह रहे होंगे मैंने। वैसे। गूगल किया इसीलिए। बताइए। तो वाइफ सोचो तो क्या आता है, लॉन्ग टर्म माइंड में आता है, आप बताइए। कंपेनियनशिप है एंड अप्स एंड डाउन्स में साथ देना, ये भी एक बात आती है। तो इसके हिसाब से देखें तो हमने कुछ स्टॉक्स निकाले हैं। स्टॉक्स के बारे में मैं ज्यादा बोल पाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप स्टॉक्स नोट कर लीजिए। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, क्योंकि अगर आप देखें तो काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छी कंपनी है। साथ में अगर आप देखें तो मजगांव डॉक है, इसकी भी ग्रोथ स्टोरी काफी बढ़िया है, कंपेनियनशिप रहा है, अब तक भी काफी सालों से बढ़िया रिटर्न्स आए हैं। तो ये दो स्टॉक है मेरे पास जो कि इस कैटेगरी में बिल्कुल सटीक बैठता है। चलिए, लेकिन आस्था जी की राय ले लेते हैं। आस्था जी, आप जरा बताइए कि आशीष की जो एनालिसिस है और वो उनको लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और मजगांव डॉक एक वाइफ की तरह, एक लाइफ पार्टनर की तरह आपका साथ दे सकते हैं। तो पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, डज इट फिट द बिल? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल ये एज़ अ वाइफ़ जिस तरह से हमारे साथ रहती है, पूरा लाइफ़ टाइम है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी इंडिया की देखिए दिग्गज कंपनी में से एक आती है। तो जहाँ तक इस कंपनी की अगर मैं प्रमोटर्स की बात करूँ, तो वो एक लाइफ़ टाइम का साथ है। पहले जब धीरूभाई अंबानी जी थे, तब से लेके अब तक की जो पेडिग्री है, वो इतनी सॉलिड है कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई भी दिक्कत आएगी। तो वाइफ़ हमेशा लाइफ़ टाइम साथ में रहनी चाहिए, साथ निभानी चाहिए, जो कि रिलायंस करता है। दूसरी तरफ इतने सारे अलग-अलग सेगमेंट्स हैं और सभी सेगमेंट्स में अगर देखा जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। तो रिलायंस एज़ अ वाइफ मुझे लगता है कि जो एक रोल प्ले करता है, वही पोर्टफोलियो में रोल प्ले करता हुआ नज़र आएगा। हमारी भी खरीदारी की सलाह इस काउंटर पे रहेगी। टारगेट यहाँ पे अभी मैं सब में छोटे ही दे रही हूँ क्योंकि एक बार मार्केट ठीक हो जाए तो बड़े-बड़े टारगेट्स भी निकल के आएँगे। तो अभी 1350 के लक्ष्य के लिए 3 से 6 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए रिलायंस अच्छा लगता है। वैलिड पॉइंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरह एक और स्टॉक है जो आशीष ने चूज किया और उसको लगता है कि ये बतौर लाइफ पार्टनर आगे बढ़ने के काबिल है, मजगांव डॉक। इस पे क्या राय आस्था जी? देखिए, मज़गांव डॉक की बात करें तो ये जो कंपनी है, जिस तरह की अपने आप की दिग्गज कंपनी अपने क्षेत्र की, डिफेंस अगर मैं शिपिंग की बात करूँ तो उसमें, तो जिस तरह से देखा जाए तो ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और जिस तरह से अब अगर हम वाइफ़ की भी बात करें तो वाइफ़ का जो पूरा काम होता है वो घर की देखभाल, साथ में अपने परिवार को सँभालना। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मैं रिलेट कर रही हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन अगर अच्छी ऑर्डर बुक रही, तो आप लॉन्ग टर्म तक आगे भी काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू विजिबिलिटी की बात करूँ तो ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है मज़गांव डॉक की, जो अपने आप में दर्शाती है कि आगे ये लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी रेवेन्यू विजिबिलिटी देती रहेगी। तो यही चीज़ के हिसाब से आशीष ने मुझे लगता है एकदम सही चूज़ किया कि लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू विजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक के लिए। तो वहाँ पे मज़गांव डॉक एक अच्छा लगता है। 2670 के लक्ष्य के लिए यहाँ पे भी खरीदारी या होल्ड किया जा सकता है। समय सीमा वही 3 से 6 महीने रहेगी।
चलिए आशीष, आप पास हो गए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है, भले ही स्टॉक से जुड़ी हो। यहाँ पर आस्था जी ने तो आपको फुल मार्क्स दे दिए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और मजगांव डॉक एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तरह हमेशा आपका साथ देंगे, तो इसे पोर्टफोलियो में जोड़ना ना भूलिए। अब हम आते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत कैटेगरी और रोल की तरफ, और वो होता है एक नारी का बेटी का स्वरूप। तो बेटी का स्वरूप कैसा होता है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और उस जैसे स्टॉक्स कौन से हैं, आइए जानवी से जानते हैं। जानवी, बताइए बेटी के एट्रीब्यूट्स क्या हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जो इस पे बिल्कुल फिट बैठते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो बेटी हमेशा स्पेशल होती है पेरेंट्स के लिए, और अगर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स की बात करें तो बेटी हमेशा केयरिंग होती है, कॉन्फिडेंस होती है, एम्पैथी दिखाती है अपने पेरेंट्स को। और एक सबसे खास बात ये होती है बेटियों की, जो हम देखते हैं कि चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा एक पिलर की तरह रहती है, और शायद अपने जो चेयरफुलनेस है तो थोड़ा बहुत माहौल भी लाइट कर सकती है, और उनको अच्छी तरह से समझती है। तो इस चलते मैंने 2 स्टॉक्स चुने हैं, वो है TCS और SBI। दोनों ही अपने जो सेक्टर्स है उसके काफ़ी दिग्गज प्लेयर्स है और काफ़ी मजबूत प्लेयर्स है। ओके, चलिए, सो अ डॉटर इज फॉरएवर बेसिकली, ये जानवी कहना चाह रही है। तो स्नेहा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 2 बेटियां इसमें जानवी ने निकाली, एक IT स्पेस से, एक बैंकिंग स्पेस से, दोनों ही दिग्गज नाम है। TCS, क्या आपको लगता है ये इस रोल में जो अभी जानवी ने डिफाइन किया उसमें फिट बैठ रहा है? आपकी क्या एनालिसिस है? डेफिनेटली TCS फिट बैठता है, बिकॉज ये जिंदगी भर हमारे साथ हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, एंड इससे कंपाउंडिंग की उम्मीद भी कर सकते हैं। तो ये हमेशा हमारे पोर्टफोलियो को एक प्रोटेक्शन के वे में, एक कंपेनियनशिप के वे में डेफिनेटली हेल्प करता है। तो TCS जैसे एक डॉटर अपने थ्रू आउट द लाइफ इवॉल्व होती है, TCS के जो डील्स है वो भी विद टाइम इवॉल्व होते हैं। अभी जो न्यू ट्रेंड्स चल रहे, TCS ने अपने पुराने डील्स को नए करंट जो मार्केट ट्रेंड है उसके साथ इनलाइन करते हुए अपने पूरे डील्स को इवॉल्व किया है। तो अब ये जो AI इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जो क्लाउड की तरफ जो झुकाव है, तो इन सब में अब कंपनी ट्राई करे कि उधर डील्स की मोमेंटम ज्यादा हो, क्योंकि ये सब हाई मार्जिन सेगमेंट्स है जो कि आपके ओवरऑल अर्निंग्स को काफी एलिवेट करेंगे। तो काफी कॉन्फिडेंस है TCS पे। इसकी ऑर्डर बुक वन ऑफ द बेस्ट ऑर्डर बुक है इंडस्ट्री में। कंसिस्टेंटली जहाँ पे जब IT इंडस्ट्री थोड़ी प्रेशर में थी, बाकी कंपनीज के ऑर्डर बुक्स में काफी हमने ड्रॉप भी देखा, बट TCS की डील विंस काफी कंसिस्टेंट थी। तो एक जैसे कि एक डॉटर के लाइफ में हमें कंसिस्टेंट सपोर्ट हमें दिखाई देता है, वैसे TCS में वो कंसिस्टेंसी है। तो इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से देखना चाहिए, और इसमें अभी हमारा लक्ष्य है 5000 का। ओके, ये बात हो गई TCS की, लेकिन अब SBI, क्या इसमें भी वही खूबियां हैं? SBI में तो बहुत ही खूबी है। दो SBI है ना कि एक बहुत आप फास्ट मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में, लेकिन SBI ने हमेशा वो साथ दिखाया है, और कभी भी मार्केट के उतार चढ़ाव में बहुत ज्यादा शार्प फॉल भी इसमें नहीं दिखता है। तो एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, और क्वालिटी वाइज तो SBI वन ऑफ द बेस्ट PSU बैंक्स है। एसेट क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट ग्रोथ भी इनफैक्ट लास्ट 2-3 सालों से काफी कंसिस्टेंटली अच्छी ग्रो की है। तो SBI भी आप हमारे पोर्टफोलियो में एज अ कंसिस्टेंट प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, और इसमें टारगेट प्राइस 925 का है हमारा फ्रॉम 1 ईयर पर्सपेक्टिव। चलिए, कंसिस्टेंसी है एंड कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो स्नेहा जी ने TCS के लिए भी सामने रखी, और SBI के लिए भी जो उन्होंने कहा कि कंसिस्टेंसी है। सो बिल्कुल वही एट्रीब्यूट्स हैं जो एक बेटी में देखे जाते हैं, वो इन दोनों स्टॉक्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसे आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। और आइए हम आखिरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, और वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। वो है एक करियर वुमेन। करियर वुमेन के 2 महत्वपूर्ण हिस्से हो सकते हैं, या तो एक वो कर्मचारी हो एज एन एम्प्लॉय, या फिर वो एक बिजनेस वुमेन हो जिसने अपनी एम्पायर खुद खड़ी की हो, एक स्टार्टअप हो, एंटरप्रेन्योर हो। अब इन दोनों की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? जब आप एक कर्मचारी, एक एम्प्लॉय के रोल में एक औरत को देखते हैं, तो उनसे आप टीम प्लेयर की एस्पेक्ट्स हैं जो देखने को यहाँ पर मिलती हैं। मल्टीटास्कर भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और जब आप बिजनेस वुमेन की बात करते हैं तो वहाँ से क्रिएटर, फाउंडर और एक लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ हैं वो निकल कर आती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि कौन से
ऐसे वो स्टॉक्स हो सकते हैं जो ट्रेडर्स के भी फेवरेट हो और निवेशकों को भी निराश ना करें। ये कैटेगरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन काफी रिसर्च करने के बाद दो नाम सामने निकल कर आए, एक BSC और दूसरा जोमैटो। तो आस्था जी, मैं चाहूंगी पहले BSC पर आप अपनी राय दीजिए और ये बताइए कि क्या ये इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं जहां पर ये ट्रेडर्स को भी पसंद आ जाए और निवेशकों के लिए भी ये बेस्ट हो। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि एक तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है, जो एक वर्किंग वुमन होती है, ऑफिस में हो तो वर्किंग वुमन है, घर में हो तो एज अ हाउसवाइफ उसे बिहेव करना पड़ता है। तो सेम अगर मैं BSC की बात करूँ, थोड़ा सा रिलेट करूँ, तो बार-बार जब FNO के रेगुलेशंस वगैरह चेंज होते हैं, तो वो अपने आप को बिल्कुल फिट करते हुए भी अपने वॉल्यूम्स को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। जैसा कि हमने उनके अभी के फाइनेंशियल्स में भी देखा, काफ़ी ज़्यादा FNO के रेगुलेशंस चेंज होने के बाद भी उन्होंने अपने प्रीमियम कैटेगरी के जो वॉल्यूम्स हैं, उसमें हिट नहीं आने दिया। यानी कि कंपनी अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेती है, जिस हिसाब के रेगुलेशंस आते हैं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये फिट बैठता है और यहाँ पे हमारी तरफ से होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर पे BSC लिमिटेड पे। टारगेट हम लोग देंगे 4615 का, समय सीमा हुई 3 से 6 महीने रहेगी। ऑलराइट, और जोमैटो पर क्या राय बन रही है? क्या इसमें भी वो दोनों क्वालिटीज हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, ज़ोमैटो भी जिस तरह से अब नए-नए स्टोर्स ऐड कर रहा है, नए वेयर हाउसेज़, तो जिस तरह से वुमेन एक मल्टीटास्कर होती है, प्रोफेशनल होती है, वो अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करती है ऑफ़िस के हिसाब से, घर पे घर के हिसाब से। तो वो एक क्वालिटी ज़ोमैटो में भी है कि जो भी नई-नई चीज़ें आ रही हैं, चाहे उन्हें वेयर हाउसेज़ को अपग्रेड करना हो, स्टोर्स को ऐड करना हो, क्विक कॉमर्स में और एक्सपेंशन करना हो, तो वो बिल्कुल अपने आप को उसी हिसाब से तैयार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये इस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठता है। खरीदारी करने की सलाह हमारी तरफ से इस काउंटर पे रहेगी 250 के लक्ष्य के। चलिए, तो चाहे छोटी अवधि के लिहाज से आपको इसमें पैसे कमाने हो या फिर लंबा रख के फाइनली आराम से आप कह सकते हैं कि निवेश का फायदा उठाना हो, दोनों कैटेगरीज में ये फिट बैठते हैं। आइए इसी के साथ हम शो का यहीं समापन करते हैं। आस्था जी और स्नेहा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय निकालकर इस महत्वपूर्ण दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बहुमूल्य राय देने के लिए। और खास मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पूजा, आशीष, जानवी और कुशल का कि वो हमारे साथ जुड़े और इतने इंटरेस्टिंग शो को बनाने में, रिसर्च करने में आप सबका योगदान भी बहुमूल्य था। सो थैंक यू सो मच। इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।